सो बच्चों ये जस्ट हमने इसमें क्या किया है, बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस में क्या पढ़ना है ना, डिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेंस है, इस पे हमारा फोकस होगा। तो बच्चों लास्ट क्लास में जो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स लिया था, जिसमें हमने थोड़ा सा बताया था कि व्हाट इज लाइट, है ना, लाइट इज ए वेव या पार्टिकल, ये सारे बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस बताया, और अभी हम लोगों ने सिर्फ बताया कि व्हाट आर द सिलेबस, जो कि जेई के सिलेबस में क्या क्या है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ब्रीफ में बताया, डिस्कस किया। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से, ठीक है, एंड देन थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस का आइडिया लेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये सारी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। सो बच्चों इसका दो लॉ है, तुम लोग जानते हो, और अच्छी बात यह है इस चैप्टर में कि बहुत सारी चीजें तुम्हें पता है, तुम्हें नाम भी पता है, कुछ कुछ आइडिया भी है, तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल तुम्हें नहीं जाएगा। बट इसके साथ एक और चीज होता है दिक्कत, कि बच्चों को लगता है हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, और वो क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर चीजें बाद में सडनली भूल जाते हैं, या इनफैक्ट अच्छे जब थोड़े टफ सम आते हैं तो फ्लैट हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चों एकदम ध्यान से सुनना है, तुम्हें आता है वहीं से स्टार्ट करूंगा, ये अच्छी बात है, बट कॉन्सेंट्रेशन बना रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए हाँ ये तो आता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सचमुच में तुम्हें आता है कि अगर लाइट रेज इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, है ना, सरफेस के एक नॉर्मल ले लेते हैं, जहां पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट पे एक नॉर्मल, और ये एंगल, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई से डिनोट करते हैं, लाइट रे विल रिफ्लेक्ट, सो नॉर्मल से जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, लैंग्वेज तो 10th में तुमने लिखा है। सेकेंड लॉ भी तुम लोगों को पता है, कोई बताएगा सेकेंड लॉ क्या है? परिमल ने बहुत अच्छा बताया कि सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। जैसे बोर्ड के प्लेन में इंसिडेंस हुआ, नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं हो सकता है, ये इसी प्लेन में होगा। तो बच्चों एक टफ सवाल होता है जो अभी नहीं कराऊंगा स्टार्टिंग में, बट सर्टेनली यू विल गेट द आइडिया, और माइट बी कि तुम अपने से कर सकते हो वो सवाल। सेकंड सवाल ये है, मतलब उस टाइप का सवाल ये होता है कि मैंने इंसिडेंट रे का डायरेक्शंस दे दिया, या अभी भी मैं बता सकता हूं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शंस दे दिया, नॉर्मल का डायरेक्शंस दे दिया, और मैं पूछूं कि बताओ रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शंस क्या होगा। ठीक है, चलो मैं कर ही लेता हूं, हालांकि मैं ये बाद में कराता हूं, ये देखिए ये टफ सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक लिखो बच्चों, तुमने वेक्टर पढ़ा है, और अभी अभी रिसेंटली वेक्टर पढ़ा, और वेक्टर के बाद हमने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है तुम्हें रे ऑप्टिक्स। तो मैं क्या करता हूं, मैं वेक्टर पे बेस्ड एक सवाल ले लेता हूं, जो हालांकि टफ है, बट देखते हैं कि तुम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर तो कर पाओगे कि नहीं, है ना। सो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी ये है कि अभी हमने कहा कि ये जो इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दे दिया है,
मतलब आई कैप दिया हुआ, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, एन कैप विल बी गिवन टू यू, एन कैप दिया रहेगा और तुम्हें आर कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर इन रिफ्लेक्टेड रे ये निकालना है। सो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई कैप इज गिवन, एन कैप इज गिवन, आर कैप यू हैव टू फाइंड। सो बच्चों हमारे पास टारगेट क्या है, देखो आई कैप को हमने लिख दिया ऐसे, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, एन कैप कहा दिया हुआ, ये दोनों दिया हुआ और ये निकालना है। तो बच्चों देखो ये निकालना है, तो हाउ मेनी अननोन्स वी हैव, 3, B1 B2 B3। और एक चीज तुम्हें शायद बेसिक मैथमेटिक्स के टाइम में हमने बताया है कि नहीं, कोई भी इक्वेशंस होते हैं तो जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशंस होंगे, उतने इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगे, तो वो उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, सॉल्व एक वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। और उससे ज्यादा होगा तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, अगर हुआ तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, सो हाउ मेनी इक्वेशन वी शुड नो, वी शुड राइट, तीन इक्वेशन चाहिए। तो पहला चीज तो ये कि हमने ऑलरेडी कह दिया है कि दिस इज यूनिट वेक्टर, B1 B2 B3 यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहेंगे कि B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, चूंकि यूनिट है। एक इक्वेशन तो मिल गया, अब कितने इक्वेशन चाहिए, 2। हमें पता क्या क्या है, देखना कैसे सोचते हैं बच्चों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखना यहां से, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल आई कैप किसके किसके बीच में एंगल है, ये आई एंगल जो है स्मॉल आई, वो एंगल है बिटवीन आई कैप वेक्टर एंड एन कैप, नहीं माइनस एन कैप के बीच का एंगल है। एन कैप वेक्टर ये है और आर कैप और एन कैप के बीच में एंगल आर है। सो आई इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स कॉस आई इज इक्वल टू कॉस आर। सो कॉस थीटा कितना होता था बच्चों, ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल क्या लिखते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, यही तो होता था, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो क्या लिखेंगे, कॉस आई इज व्हाट, कॉस आई इज आई कैप डॉट माइनस एन कैप इज इक्वल टू कॉस आर क्या होगा, आर कैप डॉट एन कैप। एम आई क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, लेकिन 2 ही अभी तक मिला है, एक और चाहिए। वी नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व टू फाइंड आर कैप। तो परिमल ने तो बताया है दूसरा कॉन्सेप्ट, ये और ये क्या होगा, सेम प्लेन में है, और 3 वेक्टर अगर सेम प्लेन में होता है तो क्या होता है, क्या कहा था कंडीशंस, तीसरा इक्वेशन, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, आई कैप क्रॉस एन कैप और डॉट आर कैप, this should be equal to 0. This is third equation.
है ना। सो हमने ये यूनिट वेक्टर लिख लिया, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ में आया। अभी हमने जो लिखा कि इंसिडेंट रे दिया हुआ है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस दिए हुए हैं, नॉर्मल के डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो तुम्हें लिखना है रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया एक एक करके, और 3 इक्वेशंस लिखे, और वो सॉल्व हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे, सॉल्व कर लोगे, देयर इज नो डाउट। बट मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ कि इतना इतना करने की जगह कुछ और करते हैं क्या, कुछ और तरीका लेते हैं क्या। ठीक है, थोड़ा और सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं क्या। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं और दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों मुझे ना इस डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या क्या दिया, ये दिया हुआ एन कैप पता है, आई कैप पता है, आर कैप बताना है, मतलब मुझे ये वेक्टर चाहिए। ये वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर। सो देखना कि कितना सिंपल सा है। अगर तुम ज्योमेट्री से थोड़ा सा समझ के करोगे, वेक्टर अगर क्लियर हुआ है, जो कि मुझे लगता है हुआ है क्योंकि तुम लोगों ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है सारे बच्चों ने, हमने वेक्टर में अच्छे अच्छे टेस्ट लिए हैं, तो तुम क्या कहोगे, कहोगे सर ये आई कैप तो इधर है, इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, हम वेक्टर्स को तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो दिस इज आई कैप, इसी वेक्टर को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, दिस इज आई कैप, और इससे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये एंगल थीटा है बच्चों, सो ये मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 cos थीटा, इजंट इट। या आई लिख रहा हूं तो 1 cos आई, 1 cos आई। अब देखना मुझे क्या पता है, मुझे पता है ये वेक्टर। जहान आउट हो गया था, एक बार इन कर रहा हूं उसको। सी द वेक्टर्स का स्ट्रेंथ देखो, वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत कम टीचर ऐसे बताते हैं, रियली मैं बता रहा हूँ। जो अभी इसके पहले बताया था वो जनरली बताते हैं लोग, ये कम प्रीफर करते हैं, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है जो अभी बता रहा हूँ। मुझे पता है आई कैप, मुझे पता है एन वेक्टर, मुझे चाहिए ये वेक्टर। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, दोनों परपेंडिकुलर सेम हो गए, बिकॉज ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है ना, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये इज इक्वल टू ये है, और ये भी ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ है, तो ये दोनों सेम ही लाइन होंगे। सो इस लाइन का कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस इज कॉस आई, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड 2 cos आई। देखना हमारा काम हो गया है, हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। हमें ये आर वेक्टर चाहिए था, आर कैप, ये वेक्टर चाहिए था। ये वेक्टर है कौन सा वेक्टर, दिस प्लस दिस। सो दिस वेक्टर मतलब आर कैप इज व्हाट, आर कैप इज समेशन ऑफ आई कैप प्लस ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 cos आई मैग्नीट्यूड है। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों, और डायरेक्शंस क्या इधर, एन कैप।
नॉर्मल का डायरेक्शन है। और ये सर वो तभी होगा माइनस कि आई दिस कैप प्लस होगा। दिस लिख रहा है एक ही प्लेन में, तभी अगर ये n अलग प्लेन में होता तो ये नहीं ऐड होता। यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। अब कहोगे सर ये तो दिया नहीं है, एंगल आई तो दिया नहीं है, तो वेक्टर में दिया है। बट यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है कि दो वेक्टर दिया हो तो एंगल कैसे निकालते हैं। तो मैं तुम्हारे अगर कोई डाउट है तो मैं जस्ट आ रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आई कैप इज गिवन +2, हाउ टू फाइंड कॉस आई। ये आई एंगल किस दो वेक्टर के बीच में है, अभी अभी बताया था, -n कैप और आई कैप। तो क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट -n कैप होल टाइम्स n कैप। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। और तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि हमने ये सॉल्व कर लिया, हमारा सॉल्यूशंस आ गया बच्चों। थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट पे मैं आ रहा हूं। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब समझा रहे थे तो हमने प्लेन सरफेस लिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सरफेस प्लेन हो, वो कम सरफेस भी होता तो भी वही होता, नॉर्मल ऐसे होता, I = R होता। बट समझाने के लिए प्लेन सरफेस लेके समझाते हैं। यहाँ पे कर्व है तो हम लोग एंगल नॉर्मल क्या हो जाएगा ये, और ये टेंजेंशियल हो गया। So this is angle I, this is R. This angle is called glancing angle, G. This is called angle of incidence. This is called glancing angle. तो ये ग्लासिंग एंगल G है, तो ये भी उतना ही G होगा, बिकॉज I = R है। ओके, बच्चों इस रे में देखना, एक्चुअली रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, ऐसे रे ट्रेवल कर रही थी, रे इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, but after reflection it goes in this direction, so there is a deviation in the ray. How much deviation? This much. So this deviation is called delta. So in one reflection, there is a deviation. How much deviations? Delta is equal to तो कहोगे सर ये डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा डेविएशन इज इक्वल टू ये पूरा एंगल हो गया पाई और माइनस आई माइनस आर, पाई माइनस आई प्लस आर, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। इज इट ओके? अभी मैं रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा रहा, अभी तो क्या कर रहा हूँ देखो, ये चीज बता रहा हूँ, ये तो ज्योमेट्री है, अभी ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, रे ऑप्टिक्स में फिर आता हूँ। पाई माइनस 2i। कोई कहेगा सर अगर आप ये बताओ कि ये अगर g है तो ये भी g है, ये भी g है, तो ये कितना एंगल है 2g। तो ग्लासिंग एंगल के टर्म में डेविएशन आए तो ये कहेंगे या ये कहेंगे। There are two plane mirror. A light ray is incident in this direction, and then after reflection this goes in this direction. ये 90 डिग्री है। एक काम करता हूं मैं 360 नहीं लेता हूं, तो ये जनरल कोई भी एंगल है, थीटा है, 30-60 भी ले सकते हो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शंस दिखाना है। वी हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, किधर होगा, इस एंगल पे होगा, इस एंगल पे होगा, किधर होगा। ओके, so let's, this angle is, ये एंगल तो हमने क्या ले लिया है, थीटा। बच्चों ये वर्टिकल है, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा क्या? बच्चों बताना ये। बच्चों ये क्लियर हुआ? दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। यस, सो ये भी कितना हो जाएगा एंगल थीटा। सो हाउ मच दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। है ना, तो ये किधर जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शंस। सो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इसमें डेविएशंस कितना हुआ है। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका, तो यहाँ पे बताओ डेविएशंस कितना है, डेल्टा इज इक्वल टू, सारे बच्चे ध्यान से देखना, व्हाट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेविएशंस। रेंज में यहाँ पे डेविएशन हुआ है, कितना हुआ, इस सेंस में हुआ, इधर जा रहा था ऐसे गया है, इस सेंस में कितना होता है, पाई माइनस 2 थीटा। समझना बच्चों, इसको एक काम करता हूं, ऐसा ले लेता हूं, डेल्टा 1 यहाँ पे डेविएशन प्लस यहाँ पे डेविएशन, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ओके, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 क्या लिखेंगे यहाँ का डेविएशन, पाई माइनस 2 थीटा। नहीं समझा? यहाँ पे रेखा डेविएशन डेल्टा 1, यहाँ पे रेखा डेविएशन डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 इतना लिखा, डेल्टा 2 क्या लिखेंगे, तो या तो 2 पाई माइनस ये वाला एंगल लिखे, या ग्लासिंग एंगल के टर्म में लिखना ज्यादा आसान होता है, सिंपली हमने लिखा था डेल्टा इज इक्वल टू 2g, ये ग्लासिंग एंगल है, तो डेल्टा हो जाएगा 2 थीटा। ये ग्लासिंग एंगल है, 2 थीटा हो गया, तो देखो तो ये ऐड कर दो तो क्या हो गया, पाई आ गया। मतलब ये रेंज में फाइनल डेविएशंस कितना हुआ है, पाई का, पाई का मतलब 180 डिग्री, मतलब ये इधर आया था 180 डिग्री टर्न हो गया, मतलब सीधे वापस चला गया उल्टा डायरेक्शन में। दैट मींस दिस टू रे विल बी पैरेलल, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो एंगल थीटा था वही एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, दैट मींस ये मिरर का ये एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा डेविएशन। अगर रेज ऐसे आया है तो दिस विल गो इन opposite direction. So two important points we have discussed in this. This deviation is in pi and deviation will be independent of this angle theta. Am I clear बच्चों? So they will reflect in this direction. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लो, इसका रे का डेविएशन का सेंस देखो, ये रे ऐसे डेविएट हो रहा है, और यहां भी देखो ऐसे, मतलब थंब देखो किधर जा रहा है, इधर,
ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे और कि ये डायरेक्शंस कैसे लेते हैं, लेकिन तब भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखना रे कैसे सेंस हो रहा है इधर इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का डेविएशन सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस। अगर रे ऐसे क्या होता और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ होता इधर तो ऐसा डायरेक्शन होता। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज देखो। सो ये कुछ दीवार है, ओपेक बॉडी है, और मुझे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और मैं यहां पे हूं। मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना, बट देख नहीं पा रहा हूं। मैंने ऐसा मिरर यहां पे रख दिया। देखो क्या होगा, अगर इससे रेज ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट हुआ और फिर यहां चला जाएगा, तो हमें ये चीज इधर दिख जाएगी, है ना। रे का जो हमने कहा दो डेविएशंस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किया, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्यों किया, प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया। तो हमने समझाया था कि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, इसलिए माइनस नहीं होगा। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन अगर अलग है तो देखना, मान लो बच्चों एक रेज ऐसे आ रहा है और एक मिरर ऐसा है, then it reflects like this। और फॉर द टाइम बिंग आसानी के लिए मैंने क्या कर लिया, ये सपोज 45 डिग्री ले लिया, तो रेज इज कमिंग इन दिस वे, इट रिफ्लेक्ट्स एट 45 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री से भी टर्न हो गया, ये 45 हमने ले लिया। अब अगर मैंने मिरर ऐसे रखूंगा, अभी एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल लिया था, अभी ऐसा लिया था, ऐसा 90 डिग्री पे दो मिरर था, ऐसा लिया था, तो 180 का डेविएशन हो गया था। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं मिरर ऐसा लेता हूं, ऐसा, सी मिरर ऐसा है। अब बताओ इसका डेविएशन कैसा होगा, ये भी सपोज 45 पे है, ऐसे डेविएशन हो जाएगा। तो देखना इसका सेंस ऑफ डेविएशन कैसा है, इसका सेंस ऑफ डेविएशन ऐसा है, इधर जा रहा था अब इधर चला गया ऐसा, और इसका सेंस ऑफ डेविएशन ऐसा इनटू द प्लेन, दैट मींस ये दोनों अपोजिट है। और अगर हमने ये भी 45 लिया, ये भी 45 लिया, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45, मतलब यहाँ पे डेविएशन देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 45, तो या तो 45 का डबल कर दो या पाई माइनस 2i कर दो, सेम ही आएगा 90 डिग्री। तो डेल्टा 1 इज पाई बाय 2 और डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। इज इट क्लियर? सो डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2, दैट मींस 0 हो जाएगा। यहाँ पे रेंज फिर से वही डायरेक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो ये तुमने देखा, इसका टेक्नोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हो। क्या कुछ ऐसे चीज हम बना सकते हैं क्या? सर वो कलेडोस्कोप या फिर वो पेलेडोस्कोप होता है ना, वो हाँ पेरिस्कोप दो शायद बोलते हैं नीचे से, उसको। हाँ बहुत बढ़िया बताया, जैसे वो पेरिस्कोप। टैंक्स, सर वो सबमरीन में यूज करते हैं। हाँ सबमरीन हाँ और क्या टैंक्स बात में है, यूज क्या बात करते है, हैं। तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो यार, सबमरीन में यूज करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। गुड। तो अभी हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 का सेंस बताया, जो पहले में हमने ऐड कर दिया था, दूसरे में सब्सट्रैक्ट किया, क्यों किया तो वो समझाया। और तुमने कहा कि सर उसको पेरिस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज करते हैं सबमरीन में, है ना, बहुत सही बताया। अब हम एक होमवर्क देते हैं तुम्हें। अभी जो हमने एंगल लिया था, तुमने देखा था रेज अगर ऐसे इंसिडेंट था तो डेविएशन इस एंगल से इंडिपेंडेंट था, है ना।
या कहें कि इस एंगल से इंडिपेंडेंट था, ये सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और पिछले केस में ये हमने 90 डिग्री ले लिया था, लेकिन अभी मैं ले लेता हूं कुछ 5, 90 नहीं लेता हूं। तो ये 2 बार डेविएशन के बाद जो भी रेट जाएगा, व्हाट इज टोटल डेविएशन, ये निकालना है 5 के टर्म में। दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क ये समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है? जो सवाल हमने लिया था वो उसमें ये 90 डिग्री लिया था, अभी हमने 5 ले लिया, तो ये रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ। सो इसमें कितना डेविएशन होगा, डेल्टा यू हैव टू फाइंड। कुछ वैसा ही मिलता जुलता, बट डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बना लिया। रेज इंसिडेंट एट एंगल 5 ऑन द मिरर M1, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंसिडेंट ऑन मिरर M2, M2 के बाद रिफ्लेक्शंस के बाद जो रेज हो गया है, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन rays becomes parallel to first mirror. Then find I. I निकालना है, तुम्हारे पास 20 सेकेंड है। देखना ये 30 डिग्री दिया हुआ, हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, बिकॉज इसके बारे में दिया इंफॉर्मेशन कि दिस रे बिकम्स पैरेलल टू दिस रे। इट मींस कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ ये नॉर्मल है, या ये 30 है, तो ये ग्लासिंग एंगल ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। है ना, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ सर। क्या गड़बड़ किया? ये 30 है, ये 30 है ना, कि 30 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 120, तो ये 120 तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि अगर ये 30 डिग्री होता तो ये कभी भी कोई भी रेज ऐसे आएगा तो ये पैरेलल नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। क्लियर बच्चों? तो सर वो 60 चाहिए था, क्या चीज? वो 60 चाहिए था, वो 2 मिरर के बीच का एंगल। 70 80 जो भी ले लो, चलो मैं कुछ ले लेता हूँ, इसको 70 ले लेता हूँ सपोज, है ना। तो मैंने पूछा कि आई क्या होगा, 30 में पॉसिबल नहीं था, हमने ये देखा, तो ये 70 हो जाएगा। सो ये 70 हो गया, ये 70, ये 70, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, तो ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू 50 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? एंगल हमने एंगल 30 डिग्री दिया था पिछले सवाल में, और वो जो हमने कहा था कि वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था, हमने ये देखा। तो मैं वैसा ही सवाल ले लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट। ये एंगल तो 30 डिग्री लिया, अब हम एंगल इंसिडेंस करवाए। 30 डिग्री पे तो मिरर हो ही सकता है, तो क्या हो सकता है? तो मैंने कहा कि ये रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, और ये थर्ड रिफ्लेक्शन में देखो हमने क्या बनाया है कि रेज नॉर्मली हिट किया और फिर नॉर्मली वापस हो जाएगा, बिकॉज मिरर पे अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ तो इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा, आई इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, सेम लाइन में वापस जाएगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट भी बताना था, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है
कि अगर ये सेम लाइन पे जैसे ही वापस हुआ तो ये अपने पूरे पाथ को रिट्रेस करेगा। अगर कोई रेस किसी पाथ से होते हुए आ रहा है और किसी पॉइंट पे वो अपने पाथ को जस्ट रिवर्स हो गया, मतलब कहीं पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है तो वो जस्ट रिवर्स हुआ है, तो वो पूरे पाथ को रिवर्स फॉलो करेगा, पूरे पाथ को रिट्रेस करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्लियर हुआ बच्चों कि अगर कोई रे कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड पाथ से आया और किसी पॉइंट पे वो जस्ट रिवर्स हो गया तो वे पूरे पाथ को रिट्रेस करेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लिख लेना ये सिंपल ज्योमेट्री। हाँ सर, ज्योमेट्री से 90 माइनस हो। ये कह रहा है कि 90 पे आया तो ये 90 है तो ये कितना हो गया 30, है ना, सॉरी 60, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। सो व्हाट विल बी दिस एंगल 60 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 60, तो ये आई इक्वल टू 60। सही है। अगर ये थीटा के टर्म में लिखूं, मान लो ये थीटा है, सो आई इन टर्म्स ऑफ थीटा बता सकते हो कि क्या होगा 2 थीटा। कितना आया 2 थीटा। हाँ एक रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन, तीसरे में मतलब दो रिफ्लेक्शंस के बाद तीसरे रिफ्लेक्शन में रिट्रेस किया है। ओके बच्चों, तुमने कुछ थीटा के टर्म में बता दिया, दिस इज थीटा, दिस इज आई, वन रिफ्लेक्शन, टू रिफ्लेक्शन, थ्री रिफ्लेक्शन, फोर्थ में ये अपने पाथ को रिट्रेस किया। फाइंड आई इन टर्म्स ऑफ थीटा। किसी का आया आंसर? पिछला सवाल तुमने कर दिया तो वैसे ही तो चलना है, अभी यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो ये 90 है तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा है ना, तो ये 2 थीटा हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस 2 थीटा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा और दिस इज 2 थीटा। सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? दिस इज 90, दिस इज 2 थीटा, so this is 90 minus 2 theta, so this is 2 theta, this is 2 theta, this is 4 theta, this is 4 theta, और ये कितना है पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। सही लिख रहा हूं ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, मतलब ये आई इक्वल टू 3 थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? ये कुछ पैटर्न दिखा तुम्हें? एक रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन और तीसरे में रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब दो में।
तो ये आई कितना आया, 2 थीटा आया। इसमें देखना 1 2 3, तीसरे के बाद चौथे में रिफ्लेक्ट हुआ तो कितना आया, 3 थीटा। सिमिलरली और भी ऐसे डायग्राम ड्रॉ करें तो कितने रिफ्लेक्शंस के बाद हो रहा है, तो यू कैन मेक ए पैटर्न। n-1 theta. तो एक अच्छा सा सवाल ले रहा हूं और देखता हूं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। ओके, सो अभी हमने क्या लिया, सबसे पहले तो एक मिरर डिस्कस किया, फिर 2 मिरर लिया इंक्लाइंड, पहले 90 डिग्री पे 2 मिरर लिया, सिस्टमेटिक देखो हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर जनरल एंगल लिया। अब क्या करते हैं, 2 से थोड़ा ज्यादा मिरर लेते हैं, 3 4 लेता हूं मैं। एक सवाल दे रहा हूं, बस मस्ती कर, अभी ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं, रे ऑप्टिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ। चार मिरर ले लिया बच्चों, ए बी सी डी, और यहां से एक रेस थीटा एंगल पे निकला, मिड पॉइंट है, दिस इज एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यह स्क्वायर है, इक्वल लेंथ है। सो ये मिरर ऐसे गया, ये रेज ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ ऐसा, सो सवाल ये है कि अब रेज starting from point A at angle theta with the line AB, after 2 successive reflection, it reached to corner A. After 2 successive reflection, it reached to corner A. Then find tan theta. ये हमने कहा था मिड पॉइंट है और ये स्क्वायर है, तो मान लेते हैं इसका ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस है a/2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, दिस इज a/2, सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, a/2 cot theta आई थिंक, tan theta, ये परपेंडिकुलर y इक्वल टू a/2 tan theta, सही लिखा, this is a/2 tan theta, so what is this distance, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, सो ये एंगल थीटा, so this angle is theta. So what is this distance, this is a minus a/2 tan theta, is it correct बच्चों? अब देखो ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस में क्या लिखेंगे, चेक करो, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा दिस a minus a/2 tan theta into whole cot theta. See, this is theta, so this is theta. ये a है, ये थीटा है, तो ये कितना है,
a cot theta, is it correct? चूंकि ऐसा है ये एंगल थीटा है, सो देखना दिस प्लस दिस कितना होने वाला है, a, so a cot theta plus a minus a by 2 tan theta into cot theta, this is equal to a. सो cot थीटा ये कितना हो जाएगा, 2a cot थीटा, 2a cot थीटा, और ये हो जाएगा cot थीटा tan थीटा 1, ये माइनस a by 2 इधर आ जाएगा तो 3a by 2 cot है, cot थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3 by 4, सो थीटा इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं, यही आंसर हो गया हमारा, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 3 by 4। या अगर हमने tan थीटा पूछा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4 by 3। बच्चों समझ में आया ये?